हजारों सालों से लोग दुनिया में गॉड को ढूंढ रहे हैं, पर क्या कभी किसी ने लॉजिकली सोचा है कि गॉड असलियत में है भी या नहीं? रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन इसी अनकंफर्टेबल सवाल को पूछने की हिम्मत करती है। ये है इस किताब के डीप डाइव एनालिसिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इस किताब के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 को डिटेल में एनालाइज किया था। हमने आइंस्टीन वाले भगवान और सुपरनेचुरल भगवान में फर्क समझा था, यानी यूनिवर्स की ब्यूटी देखकर इमोशनल होना अलग चीज है और मंदिर में दूध पीने वाली मूर्ति पर लाइन लगाना अलग। डॉकिंस ने हमें बताया कि गॉड को किसी भी एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस की तरह टेस्ट किया जा सकता है, और ये भी सवाल पूछा था कि अगर सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया। हमने ये भी देखा कि डॉकिंस ने गॉड के एग्जिस्टेंस के सभी क्लासिकल प्रूफ्स को साइंटिफिकली डिबंक किया था, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से लेकर मेरे दिल ने महसूस किया ये सभी आर्गुमेंट तक। और फाइनली डॉकिंस ने भी कहा कि भगवान ऑलमोस्ट सर्टेनली एग्जिस्ट नहीं करते और हमारे एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए साइंस काफी है। मतलब उनके हिसाब से अगर जिंदगी की कोई लॉटरी है तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, लेकिन इसमें ऊपर वाले का जुगाड़ नहीं, बस नेचुरल सिलेक्शन का कमाल है। अब पार्ट 2 में हम इस एडवेंचर को कंटिन्यू करेंगे, और चूंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तो इस किताब के बाकी के चैप्टर्स को इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। रिलीजन की साइकोलॉजी, मोरालिटी की जड़, और क्या रिलीजन सच में इतना हार्मलेस है जितना दिखता है, सभी कुछ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम, और क्या आप फिर से एक बार तैयार हैं लॉजिक से पंगा लेने के लिए। चैप्टर 5 द रूट्स ऑफ रिलीजन। अब तक डॉकिंस ने बताया कि भगवान के होने के चांसेस काफी कम हैं, पर फिर ये सवाल उठता है कि फिर इतने सारे लोग भगवान में मानते ही क्यों हैं? अगर ट्रूली कोई इनविजिबल गॉड नहीं है तो रिलीजन नाम की चीज दुनिया में इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रिविलेंट क्यों है? चैप्टर 5 में डॉकिंस एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की मदद से ये बताने की कोशिश करते हैं कि रिलीजन का ओरिजिन क्या हो सकता है। उनका मेन आर्ग्यूमेंट इस चैप्टर में है कि रिलीजन किसी एक सक्सेसफुल चीज का बाई प्रोडक्ट हो सकता है, यानी रिलीजन एक साइड इफेक्ट है जो हमारे माइंड के किसी एक एवोल्यूशनरी ट्रेट की वजह से इतना पॉपुलर है। यानी ये डायरेक्ट एडेप्टेशन नहीं, बल्कि एक साइड इफेक्ट है जो हमारे माइंड की किसी एक एवोल्यूशनरी ट्रेट की वजह से है। एक एनालॉजी जो डॉकिंस देते हैं वो है मॉथ यानी पतंगे और कैंडल की। मॉथ्स यानी पतंगे रात को रोशनी फॉलो करते हैं, जनरली ये उनके लिए यूजफुल मैकेनिज्म हो सकता है, फॉर एग्जांपल मून को नेविगेट करने के लिए। पर कभी कभी वही मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाता है जब कोई कैंडल या बल्ब दिखता है और मॉथ सीधे सीधे उस फ्लेम पे जाकर जल जाता है। बेचारा पतंगा भी सोच रहा होता है कि सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पर वहां पर उसे डेथ ट्रैप मिल जाता है। बट हम नोटिस करते हैं कि सिर्फ अरे ये पतंगा कितना स्टूपिड है जो कैंडल पे जाकर जल गया, जबकि ओवरऑल लाइट फॉलोइंग बिहेवियर से स्पीशीज के लिए काफी फायदे रहा होगा। रिलीजन का जन्म भी उसी तरीके से हो सकता है, एक एक्सीडेंट मिसफायरिंग ऑफ समथिंग दैट यूज्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर अस। किस यूजफुल चीज का बाई प्रोडक्ट हो सकता है रिलीजन? डॉकिंस के पास कई सारे हाइपोथेसिस हैं। सबसे पहला है ओबीडियंस एंड इमिटेशन इन चिल्ड्रन। छोटे बच्चे जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं पेरेंट्स और एल्डर्स की बात मानने और कॉपी करने के लिए। सोचो अगर जंगली एनवायरनमेंट में माँ बाप बोले कि बेटा ये बेरी को मत खाना, ये जहरीली है, या रात को अकेले बाहर मत जाना, और बच्चा उनसे हर बार क्वेश्चन करे, बहस करे, तो शायद वो सवाल को पूछने के लिए जिंदा रहेगा ही नहीं। बच्चों में अंदर ही अंदर एक ऐसी टेंडेंसी इवॉल्व हुई कि पेरेंट्स और एल्डर्स जो कहते हैं उसको बिना क्वेश्चन करे मान लेने का, विदाउट स्केप्टिसिज्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। बट ये जो ब्लाइंडली बिलीव करने की आदत है, इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो बिना एविडेंस वाली सुपरनेचुरल स्टोरीज को भी मान लेते हैं। अगर माँ बोली कि अंधेरा होने के बाद बाहर मत जाना, भूत पकड़ लेगा, तो बच्चा सीरियसली ले लेगा, क्योंकि डिफॉल्ट है पेरेंट्स पर विश्वास करना। यानी आपके बिलीव्स आपकी आज्ञाकारिता के कारण और गहरे होते जाते हैं। भूत प्रेत, परी, देवता की कहानियां इसलिए इतना असर करती हैं क्योंकि हमारी वायरिंग है अथॉरिटी की बात मान लेने की, स्पेशली बचपन में ही। हमारे यहाँ पर भी पुरानी हवेलियां, भूतिया पेड़ या सड़क पर लिफ्ट मांगती चुड़ैल टाइप की स्टोरीज हर किसी ने बचपन में सुनी होंगी, और ये ओरिजिनेट हुई शायद बच्चों को रात में सेफ रखने के लिए, बट धीरे धीरे बन गई सुपरस्टिशन। नेक्स्ट है ड्यूअलिज्म, यानी माइंड और बॉडी को सेपरेट एंटिटी की तरह सोचना। ह्यूमंस हमेशा से सोचते हैं कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो अलग है और हमारा जो नॉन फिजिकल माइंड या आत्मा या सोल अलग है। हर किसी को आपने बोलते हुए सुना होगा कि आपके अंदर आत्मा है, और शायद आत्मा, सोल या रूह की जो टेंडेंसी है वो इसलिए हुई कि अपने थॉट्स या कॉन्शियसनेस को हम टेंजिबल बॉडी से, अपनी फिजिकल बॉडी से अलग मानते हैं। एवोल्यूशनरी ये यूजफुल हो सकता है क्योंकि इससे हम अपनी आइडेंटिटी और दूसरों की एजेंसी को समझ पाए, बट ये ड्यूअलिज्म का आइडिया ही शायद लॉन्ग टर्म में रिलीजन का जन्मदाता माना जा सकता है, क्योंकि अगर आत्मा और सोल बॉडी
बॉडी से अलग है तो बॉडी के मरने के बाद भी वो आत्मा हमेशा रह सकती है और यहीं से आफ्टर लाइफ स्पिरिट, घोस्ट, सोल्स इमॉर्टल हो जाती है और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जोर पकड़ने लगते हैं। और ऑलमोस्ट हर कल्चर में किसी न किसी फॉर्म में आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा जो शायद इसी ड्यूअलिज्म से निकला हो। नेक्स्ट है थियोलॉजी या पर्पस ड्रिवन थिंकिंग। हमारी टेंडेंसी होती है हर चीज का पर्पस या मीनिंग ढूंढना। बच्चे भी अक्सर पूछते हैं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, सन क्यों शाइन होता है, हम यहाँ पर क्यों हैं, और वो ऑफ्टन एक्सेप्ट कर लेते हैं थियोलॉजिकल आंसर्स, क्योंकि लेट्स बी रियल, हमारे पास कोई और रियल आंसर्स नहीं होते। हमें हर चीज में डिजाइन और पर्पस ढूंढना अच्छा लगता है। ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हुआ क्योंकि हर चीज में पैटर्न ढूंढने से हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाए, नए नए टूल्स बना पाए, अपने सर्वाइवल को एंश्योर कर पाए और हमने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि ये सब किसी पर्पस के लिए किसी ने डिजाइन किया है हमारे लिए। यानी अगर फूल खूबसूरत है तो ये हमारे लिए किसी न किसी ने जरूर बनाया होगा या फिर हमारी लाइफ का कोई ना कोई डिवाइन पर्पस जरूर होगा। और ये फ्यूल करता है लेटर रिलीजियस नैरेटिव्स को कि गॉड हैज अ प्लान फॉर यू या फिर यूनिवर्स इज मेड फॉर अ रीजन। इन्हीं सब चीजों के बाई प्रोडक्ट से रिलीजन इमर्ज हुआ। इसीलिए आपको हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं पर सुपरस्टिशन जरूर मिलेगा क्योंकि सब ओबे करने के लिए प्रोग्राम्ड हैं, सब ड्यूअलिज्म यानी माइंड और बॉडी को या सोल को अलग ढूंढ रखते हैं और सब किसी ना किसी तरीके से लाइफ में पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें बचपन में सिखाया जाता था कि रात में बाहर मत जाओ, भूत आ जाएगा, और आपने पूरी जिंदगी उस चीज को माना है, उसका कहीं ना कहीं डर आपके मन में है, तो जब आप बड़े होते हो आप अपने बच्चे को भी सेम चीज बोलते हो कि बाहर नहीं जाना, भूत आ जाएगा, और उसको इस बिलीफ को सीमेंट करने के लिए बोलते हो कि हाँ मैंने भी भूत देखे हैं। ऐसी ही कहानियां पुरानी होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते ट्रेडिशन बन जाती हैं। इसके अलावा डॉकिंस यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मीम्स। क्या आपको पता है कि जो ओरिजिनल टर्म है मीम उसे रिचर्ड डॉकिंस ने ही इंट्रोड्यूस किया था अपनी किताब सेल्फिश जीन में। और मीम्स का मतलब है कि एक ऐसा कल्चरल आइडिया या बिलीफ जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में स्प्रेड होता है, ऑलमोस्ट लाइक जीन रेप्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए कोई एक कहावत या कोई ट्रेडिशन या फिर एक कोई गाना जो आप बार बार गुनगुनाते हैं और वो आपके दिमाग में चिपक जाता है। ये सब मीम्स हैं जो आप कल्चर में, ट्रेडिशन में कॉपी होते रहते हैं। बहुत सारे आइडियाज का पैकेज जो सेल्फ प्रोपेगेट होता रहता है। जैसे जीन्स अपना रेप्लिकेशन करते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ताकि सर्वाइवल हो सके, वैसे ही कुछ आइडियाज इतने स्टिकी होते हैं कि वो जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं क्योंकि उनकी मिमेटिक फिटनेस हाई है। उसी से आते हैं रिलीजियस मीम्स, यानी आप अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप शहीद हो जाओगे तो आपको बेहतर हुरे मिलेंगी, अगर आप पाप करोगे तो आपको नर्क में तेल में पकौड़े की तरह तला जाएगा। ये आइडियाज ऐसे हैं जो अपने आप में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कंफर्ट देते हैं, लालच देते हैं या डराते हैं, तभी ये सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर में एकदम फिट बैठ जाते हैं और इसीलिए ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं। इनफैक्ट डॉकिंस ने तो रिलीजन को वायरस की तरह कहा है, ये डॉकिंस ने कहा है, मैंने नहीं, कि जब एक फेथ का, रिलीजन का वायरस आपके दिमाग में घुस गया तो लॉजिक को बाहर कर देता है और जनरेशंस टू जनरेशंस अपने आप को स्प्रेड करता रहता है। बॉटम लाइन ये है कि डॉकिंस कहते हैं कि हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए कि रिलीजन हर जगह है तो भगवान पक्का होगा। हो सकता है कि यूनिवर्सल ह्यूमन साइकोलॉजी की टेंडेंसी की वजह से हर जगह अलग अलग भगवान की कहानियां बनाई गई हों और स्टोरीज, मिथ्स क्या कर सकती हैं वो तो आपने सेपियंस वाले वीडियो में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इतनी सारी ज्ञान की बातें आपको मुफ्त 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 में मिल रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो। इसे आते हैं चैप्टर 6 पर, द रूट ऑफ मोरालिटी, व्हाई आर वी गुड। एक बड़ा आर्गुमेंट जो रिलीजियस लोग देते हैं वो मोरालिटी का होता है कि अगर भगवान या रिलीजन ना हो तो इंसान अच्छा क्यों रहेगा, सब लूट मार मचा देंगे क्योंकि कोई मोरालिटी रहेगी ही नहीं। चैप्टर 6 में डॉकिंस इसी कॉन्सेप्ट को एड्रेस करते हैं कि मोरालिटी कहाँ से आती है। क्या हम अच्छे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें धर्म सिखाता है या हमारे अंदर एथिक्स और मोरालिटी का कोई सोर्स है। डॉकिंस कहते हैं कि मोरालिटी भी एक एवोल्यूशनरी बाई प्रोडक्ट है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर्स में कुछ बेसिक मॉरल रूल्स कॉमन होते हैं, जैसे झूठ मत बोलो, मार पिटाई मत करो, अपने लोगों की हेल्प करो, दयावान बनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप ट्राइबल से लेकर एडवांस सोसाइटीज तक सभी देखोगे तो आपको एक शेयर्ड मॉरल सेंस दिखेगा। ये सजेस्ट करता है कि मॉरल बिहेवियर का एक कॉमन सोर्स है, शायद हमारी बायोलॉजी या सोशल एवोल्यूशन में। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो कि रिचर्ड डॉकिंस भी हैं, बताते हैं कि सोशल एनिमल्स जैसे हम लोग, हमारे सर्वाइवल के लिए सोशल कोऑपरेशन और कुछ सेट ग्राउंड रूल बहुत बेनिफिशियल रहे। रेसिप्रोकल एल्टुरिज्म यानी आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। किन सिलेक्शन यानी अपने खानदान के या अपने जीन शेयरिंग लोगों की हेल्प करना। ये मैकेनिज्म पीढ़ी दर पीढ़ी सेलेक्ट होते गए। हमारे अंदर एम्पैथी, सिंपैथी, गिल्ट, शेम जैसी फीलिंग्स आई। ये इस तरह की जो फीलिंग्स है वो ग्रुप शेयरिंग में, ग्रुप लिविंग में फायदा देती हैं। डॉकिंस बताते हैं कि बिना किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के भी ह्यूमंस में मोरालिटी और एम्पैथी
नेचुरली कोडेड है एज पार्ट ऑफ द नेचुरल इंस्ट्रक्शंस। और वो ये भी बताते हैं कि काफी लोग बिना किसी धर्म के भी एथिकल हो सकते हैं, यानी अच्छा इंसान होने के लिए भगवान में बिलीव करना या डर या लालच जरूरी नहीं है। और वो बिलीवर्स से थोड़ा ह्यूमरसली ये भी पूछते हैं कि क्या सच में अगर आपको विश्वास हो जाए कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या आप कल से चोरी डकैती या मर्डर करना शुरू कर दोगे? क्या सिर्फ एक भगवान का डर ही आपको अच्छा बनाए हुए है? ऑलमोस्ट सभी लोग उसमें से कहेंगे कि नहीं, हम फिर भी अपनी वैल्यूज को फॉलो करेंगे क्योंकि हम में इंसानियत है। और यहाँ डॉकिंस उस आइडिया को अटैक करते हैं कि मोरालिटी का, गुडनेस का जो मोनोपोली है वो रिलीजन के पास नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो सब कुछ अलाउड है, और डॉकिंस कहते हैं कि ये जो डायकॉटमी है वो गलत है, इमोरल है। हमारे मॉरल सेंस का निर्माण हजारों सालों के सोशल एवोल्यूशन, कल्चर और रीजन से हुआ है जो बिना किसी स्क्रिप्चर्स के भी चलता रहेगा। वो कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज और थॉट एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करते हैं जिससे पता चलता है कि एथीस्ट लोग जो किसी भगवान में विश्वास नहीं करते वो भी इक्वली एम्पैथेटिक हो सकते हैं, कई बार ज्यादा भी। फॉर इंस्टेंस सेक्युलर कंट्रीज में भी क्राइम रेट्स कम हो सकते हैं और कभी कभी रिलीजियस कंट्रीज से ज्यादा बेहतर होते हैं। मतलब धर्म और भगवान के बिना भी सोसाइटी गड़बड़ नहीं हो जाती। इनफैक्ट डॉकिंस कहते हैं कि अगर आप सिर्फ इसलिए अच्छा कर रहे हो क्योंकि भगवान देख रहा है या आपको स्वर्ग का लालच या नरक का डर है तो वो कौन सी अच्छाई हुई? वो तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुआ ना, कि मैं सिर्फ इसलिए अच्छा होऊंगा क्योंकि मुझे ये चीजें मिलेंगी, या मैं सिर्फ इसलिए अच्छा करूंगा ताकि मुझे ये सब प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े। ट्रू मॉरलिटी तो तब मानी जाएगी जब आप किसी भी लालच के या किसी भी डर के बिना अच्छे बनो। नेक्स्ट आते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद रिलीजन, कि डॉकिंस रिलीजन के इतना खिलाफ क्यों है। इतने सारे डिस्कशन से शायद आप सोचें कि अच्छा मान लिया कि भगवान नहीं है, रिलीजन एवोल्यूशनरी है, मॉरल वैल्यूज हमारी अपनी है, फिर भी इतना ताव में बोलने की क्या जरूरत है? जियो और जीने दो, जिसको मानना है उसको मानने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये चैप्टर उसी चीज को एड्रेस करता है। डॉकिंस यहाँ पर एड्रेस करते हैं कि रिलीजन के क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रुथ, सच मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज झूठ है और उस झूठ पर करोड़ों लोग, अरबों लोग विश्वास कर रहे हैं, अपना सिग्निफिकेंट टाइम, एनर्जी, मनी लगा रहे हैं, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बताना कि ये चीज शायद झूठ हो सकती है। और डॉकिंस ट्रूली बिलीव कि देयर इज नो गॉड, तो जितने भी टाइम, एनर्जी, एफर्ट गॉड की सेवा में, भक्ति में लग रहा है, उस सबको छोड़कर अगर उसको इस दुनिया की भलाई के लिए लगाया जाएगा तो ज्यादा फायदा होगा। वो ये भी कहते हैं कि जैसे एक टाइम पर फॉर एग्जांपल स्लेवरी लीगल थी तो लोग उस पर सवाल नहीं उठाते थे, वो उसको एक नॉर्मल चीज की तरह देखते थे। इसी तरीके से डॉकिंस चाहते हैं कि लोग फेथ को भी क्रिटिकल नजर से देखें, उसकी अच्छाई बुराई सभी को ठीक से तौलें। और वो ये कहते हैं कि जो एथीस्ट लोग हैं उनको शर्मिंदा फील नहीं करना चाहिए बल्कि प्राउडली अपना स्टांस रखना चाहिए, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन रीजन। लेकिन ये तो एक आइडियल वर्ल्ड की बात हुई। तो डॉकिंस यहाँ पर कुछ रियल खतरे बताते हैं जो सारे रिलीजन के हो सकते हैं। सबसे पहला फेनेटिसिज्म और फंडामेंटलिज्म। जब लोग समझ लेते हैं कि हमारे धर्म की बात 100% सही है और हमें डिवाइन अप्रूवल है तो वो अपने आप को हर तरीके से सही समझने लगते हैं। वो सोचना, समझना, डाउट करना, रैशनल तरीके से किसी चीज पर बात करना, वो सब बंद कर देते हैं। इसका नतीजा होता है डॉगमेटिज्म। ये लोग सभी तरह के साइंटिफिक प्रूफ को रिजेक्ट कर देते हैं, स्पेशली वो साइंटिफिक प्रूफ जो किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर को गलत साबित कर रहे हो, जैसे एवोल्यूशन को ना मानना, वैक्सीन लगवाने को पाप समझना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह का माइंडसेट प्रोग्रेस को रोकता है क्योंकि वो कहता है कि हमारी किताब अल्टीमेट है। उस कंडीशन में जो डायलॉग है, बातचीत है, रीजन है, क्वेश्चनिंग है, वो मुश्किल हो जाती है। और जो रिलीजियस लोग हैं वो बस अपना बिलीफ दूसरों पर थोपना चाहते हैं, उनकी सुनना नहीं चाहते। सेकंड है वायलेंस और हेट्रेड। रिलीजन्स ने हिस्टोरिकली आपस में लोगों को ग्रुप्स में बांटा है, बिलीवर वर्सेस नॉन बिलीवर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, क्रिश्चियंस वर्सेस जूस, शियाज वर्सेस सुन्नीस, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स। फेथ की आइडेंटिटी जब ओवर पावर हो जाती है ह्यूमन आइडेंटिटी से तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारे देश में ही हम देखते हैं रोज डेली बेसिस पर मंदिर मस्जिद को लेकर, दो समुदायों को लेकर आपस में कितने झगड़े, कितने दंगे हुए, कितने लोगों की जान ऑलरेडी चली गई। डॉकिंस के हिसाब से रिलीजन एक अननेसेसरी डिवाइडर है ह्यूमैनिटी के लिए और ये बहाना देता है रिलीजियस वायलेंस को, जो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे से इंसानों को लड़ाने का काम करता है। साइंटिफिक टेम्पर का नुकसान। डॉकिंस जानते हैं कि बहुत से लोग जो रिलीजियस लोग होते हैं वो साइंस को पसंद करते हैं। फंडामेंटल बुक्स ने, स्क्रिप्चर्स ने साइंस को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की है, जैसे एवोल्यूशन को स्कूल्स में मत पढ़ाओ या फिर स्टेम सेल रिसर्च को बंद करो क्योंकि वो हमारे बिलीफ्स के खिलाफ है। इंडिया में तो डेली बेसिस पर सुनने को मिलता है और आप हमारे वीडियोस में देखते ही हैं कि बहुत से लोग स्यूडो साइंस फैलाते रहते हैं और उस पर हमें डिबंक वीडियोस बनाते रहने पड़ते हैं। और ये लोग अधिकतर किसी न किसी धर्म का सहारा लेकर अपनी बात कहते हैं। अब चूंकि इनको धर्म का प्रोटेक्शन हासिल है तो इनके खिलाफ अगर कोई भी बात बोली जाती है तो करोड़ों लोग सामने आ जाते हैं। और डॉकिंस कहते हैं कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में, कि जब लोग फेथ को और रीजन को एक साथ एक पेडेस्टल पर रखते हैं तो सोसाइटी में रैशनल नहीं इरैशनल लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिलीजन का सोशल और पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट तो हमने डेली बेसिस पर अब देखा ही है कि अबॉर्शन बैन करना प्योरली
रिलीजियस रीजनिंग की वजह से, या LGBTQ का विरोध करना अगेन क्योंकि ये रिलीजियस आइडियोलॉजीज के साथ मेल नहीं खाता, या फिर लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट्स लाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों में धार्मिक उन्माद बढ़ता है, लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल गिल्ट और फियर। ये कोई नई बात नहीं है कि रिलीजन्स हमेशा से लोगों को गिल्ट ट्रिप देते आए हैं नेचुरल चीजों के लिए, जैसे सेक्स को लेकर, को लेकर, इवन मेंस्ट्रुएशन को लेकर, या अगर कोई इंसान किसी उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग है, वो LGBTQ ग्रुप से आता है तो उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, सोसाइटल रिजेक्शन झेलना पड़ता है। बच्चों को शुरू से ही नर्क का डर की स्टोरी सुनाई जाती हैं और ये उनके साथ पूरी जिंदगी रहती हैं। ये सब जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपके मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ विमेन। इस स्पेसिफिक टॉपिक की बात हमने एक सुपर डिटेल्ड वीडियो में की थी, जो अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन शुरू से ही पैट्रियार्कल रहे हैं। विमेन को सेकेंडरी मानना, उनकी इंडिपेंडेंस छीनना, जैसे कुछ कल्चर्स में उनके पढ़ने पर रोक लगा देना, या पर्दा प्रथा जो ऑलमोस्ट हर जगह पर है, इन सब चीजों को, इन ऑप्रेसिव बिहेवियर को रिलीजियस वजहों से जस्टिफाई किया जाता रहा है। आज भी कहीं कहीं टेंपल में या बाकी धर्म स्थलों में रिस्ट्रिक्शंस, मेंस्ट्रुएशन टैबू, या फिर मैरिज लॉज में बायस। डॉकिंस हालांकि अपनी बुक में सिर्फ वेस्टर्न एग्जांपल ज्यादा देखते हैं, पर हम अपनी इंडियन सोसाइटी में भी इस चीज को डेली बेसिस पर देखते ही हैं। स्त्री अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, उसे पुरुष की मदद लेनी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा डिटेल वीडियो बनाया, आप जरूर उसको देखिएगा। ये सारी वजह है जिसकी वजह से डॉकिंस रिलीजन से खफा है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पर्सनली कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोगों को अगर रिलीजन से सोलेस मिलता है, शांति मिलती है, एक तरह का सुकून मिलता है, तो इसमें गलत क्या है? डॉकिंस कहते हैं कि हाँ, सुकून मिलता है, बट उसमें काफी जहर भी घुला हुआ है। अगर कुछ लोग अच्छा फील करने के लिए उस इल्यूजन को पकड़ कर बैठे हैं, तो उस इल्यूजन के साइड इफेक्ट भी उन्हें झेलने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान किसी मंदिर में दान करके अच्छा फील कर रहा है, तो हो सकता है वो पैसा जो उसने दान किया वो किसी न किसी सुपरस्टिशन को फ्यूल कर रहा हो। एक कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी को लेकर खुश है, पर उस आइडेंटिटी के लिए वो दूसरी कम्युनिटीज को ऑप्रेस कर रही है या उनको दबा रही है। तो डॉकिंस रिलीजन को ज्यादा हार्म वाला देखते हैं रादर देन बेनिफिट्स वाला। ऑफ कोर्स वो ये भी कहते हैं कि जो हर इंसान जो रिलीजियस है वो खतरनाक नहीं है, वो गलत नहीं है। बहुत सारे सेन रिलीजियस लोग हैं जो इस तरह की सोच नहीं रखते, वो वायलेंस में यकीन नहीं रखते, पर मॉडरेट बिलीव्स भी एक हेलो इफेक्ट जनरेट करते हैं जिसका फायदा एक्सट्रीमिस्ट लोग उठाते हैं। और इसी से पनपता है कि धर्म पर क्वेश्चन नहीं करने का, इस पर बात नहीं करने का, इसको सिर्फ फॉलो करने का। और यही लोग इसे एक शील्ड की तरह, इसे एक इम्यूनिटी की तरह यूज करते हैं और अपना धंधा चलाते हैं इसी आड़ में। चैप्टर 9, चाइल्डहुड अब्यूज एंड रिलीजन। ये चैप्टर बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को छेड़ता है। बच्चों को रिलीजियस अपब्रिंगिंग देना कितना ठीक है। अब ये सुनकर कुछ लोग शायद ऑफेंड हो जाएंगे, वो कहेंगे अपने ही बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा ना दें, ये कैसे गलत हो गया। अब इस पर डॉकिंस एक सिंपल बात कहते हैं कि छोटे बच्चे खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि उनका धर्म क्या है। उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे लेबल करना गलत है। जैसे हम किसी 3 साल के बच्चे को मार्क्सिस्ट चाइल्ड या एग्जिस्टेंशियल चाइल्ड नहीं बोलते, वैसे ही उसे हिंदू बच्चा, मुस्लिम बच्चा या क्रिश्चियन बच्चा बोलना भी अजीब होना चाहिए। डॉकिंस बोलते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों पर किसी भी धर्म का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए जब तक वो बड़े होकर उसे खुद ना चुन लें। इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि धर्म एक प्राइवेट पर्सनल चॉइस है, पर्सनल मैच्योरिटी से आनी चाहिए, ना कि चाइल्डहुड कंडीशनिंग से। इसे समझाने के लिए वो कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे एक कैथोलिक अपब्रिंगिंग में एक बच्ची को सिखाया गया कि जो उसकी नॉन कैथोलिक फ्रेंड मर गई, वो अब नर्क की आग में जल रही है। उस बच्ची पर उसका कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ होगा। शी मस्ट बी सीइंग नाइटमेयर्स ऑफ दैट चाइल्ड बर्निंग इन हेल। डॉकिंस कहते हैं कि किसी छोटे बच्चे को हेल फायर का डर या गिल्ट से भर देना किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। अगर एक बच्चा दिन भर परेशान रहता है, रात को सो नहीं पाता क्योंकि उसके धर्म ने उसके दिमाग में परमानेंट एंग्जाइटी डाल दी है, तो वो एक तरह का अब्यूज ही है। इसी तरह कुछ अल्ट्रा रिलीजियस फैमिलीज में पेरेंट्स अपने बच्चे को सेक्युलर एजुकेशन नहीं देते या साइंस नहीं पढ़ने देते, जैसे कि एवोल्यूशन पढ़ोगे तो पाप लगेगा, यानी बच्चे की लॉजिकल सोच विकसित होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है कि क्वेश्चन मत करो, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा है उसे चुपचाप मान लो। ये बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को दबाता है, बच्चे की फ्री थिंकिंग को डेवलप होने से रोकता है और एक तरह का पिंजरा उस बच्चे के आसपास में बना देता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, ना कि उस बच्चे को आइडियोलॉजीज में बांध दें। डॉकिंस ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, जरूर पेरेंट्स को अपने बच्चों में अपने खुद के वैल्यूज नेचुरली पास ऑन करने चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट कम से कम उसको लेबल ना करें। बच्चों को सभी धर्मों की स्टोरीज बताओ, साइंस की बातें बताओ, सब पर्सपेक्टिव से उनको एक्सपोजर दो, ना कि उस पर ठप्पा लगा दो कि तुम यही हो और तुम्हें यही मानना है। डॉकिंस कहते हैं कि अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उसे सोचना सिखाओ।
ना कि क्या सोचें वो सिखाओ। हेल्दी अपब्रिंगिंग तब होगी जब बच्चा खुली हवा में उड़ सके, एक आइडिया को एक्सप्लोर करके अपना रास्ता चुन सके बिना किसी डर या गिल्ट के। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ उसका धर्म जुड़ जाता है। जैसे जैसे वो बोलना सीखता है उसको भगवान की कहानियां सुनाई जाती हैं, मंदिर ले जाया जाता है या नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। ये सब बेसिकली आई अंडरस्टैंड कि वो कल्चरल वैल्यूज देने के लिए है। पर सोचो बच्चा बड़ा होकर कहे कि मुझे मंदिर नहीं जाना या मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, तो कितने पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करेंगे? ज्यादातर तो नाराज हो जाएंगे, उसे डांटने लग जाएंगे या उसे डिसओन करने की धमकी देने लग जाएंगे। मतलब बेसिकली बच्चे को या बड़े होकर भी उसे इजाजत नहीं कि अपने हिसाब से वो सोच सके। तो बेसिकली डॉकिंस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बच्चे को डराओ मत कि बेटा झूठ बोलोगे तो नर्क में जाओगे। उसको बोलो कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना गलत बात है, क्योंकि सच बोलने से ट्रस्ट बनता है। इसी से आते हैं किताब के लास्ट चैप्टर पर, जो इस बुक का कंक्लूजन है, चैप्टर 10 अ मच नीडेड गैप। इतने सारे चीजों को एड्रेस करने के बाद डॉकिंस लास्ट एक चीज को एड्रेस करते हैं कि धर्म कई लोगों की जिंदगी में खालीपन को भरता है। उसका क्या? अगर लोग भगवान पर विश्वास करना छोड़ दें तो उनके जीवन में मीनिंग, कंफर्ट या होप खत्म हो जाएगी। कई लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि रिलीजन एक तरह का दिलासा, मानसिक सहारा, होप ये सब लोगों को देता है। अगर ये सब चला जाए तो इंसान होपलेस हो जाएगा, उसकी जिंदगी से पॉजिटिविटी चली जाएगी। डॉकिंस कहते हैं कि हाँ ये सही है, रिलीजन लोगों को आशा देता है, सहारा देता है, होप देता है। पर डॉकिंस ये भी कहते हैं कि क्या इसी से आपको आशा, होप या कंफर्ट ढूंढने की जरूरत है? क्या आप सच में खुशी या आशा या कंफर्ट या होप नहीं ढूंढ सकते? वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग रिलीजन को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं कि जब लाइफ में मुश्किल होती है तो प्रार्थना करके दिल हल्का कर लेना या मान लेना कि कोई ऊपर है जो हमारी देखभाल कर रहा है। इट्स कंफर्टिंग, डॉकिंस मानते हैं इस चीज को। लेकिन उनका दावा है कि साइंस या नेचुरलिज्म भी किसी आश्चर्य से या किसी चमत्कार से कम नहीं है। इनफैक्ट वो आर्ग्यू करते हैं कि वास्तविकता की सुंदरता कल्पना की सुंदरता से कहीं ज्यादा बेहतर है। यूनिवर्स की जो सच्चाइयां हैं, गैलेक्सीज, क्वांटम फिजिक्स, लाइफ की वेराइटी, बायोडाइवर्सिटी, ये अविश्वसनीय और ऑ इंस्पायरिंग है। और इसके लिए आपको किसी फेरी टेल की जरूरत नहीं, आप आंखें खोलकर खुद से देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो ये कहते हैं कि एक एथीस्ट या नॉन बिलीवर भी इस तरह की वंडर को या स्पिरिचुअलिटी को महसूस कर सकता है, बट उसके लिए उसे किसी फेरी टेल की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रात में तारों से भरे हुए आसमान को देखते हो तो आपको पता है कि दूर दूर तक फैला हुआ यूनिवर्स है जिसमें हमारा ग्रह, हमारी गैलेक्सी भी बस एक दाने के बराबर है। और यही सोचकर ही ह्यूमिलिटी या वंडर फील होता है। डॉकिंस कहते हैं कि देखो तुम इस रियल चीज को देखकर ही किसी भगवान का एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो फिर कल्पना का सहारा क्यों लेना? फिर एक और एंगल है कि मीनिंग ऑफ लाइफ और मोरालिटी विदाउट गॉड, जिसकी बात हम पहले वाले चैप्टर्स में कर चुके हैं। यहाँ पर डॉकिंस रीइंफोर्स करते हैं कि हम अपनी मीनिंग खुद बना सकते हैं, अपना पर्पस खुद बना सकते हैं। आर्ट्स, म्यूजिक, लव, फ्रेंडशिप, इन सब में हम खुशी ढूंढ सकते हैं, पर्पस ढूंढ सकते हैं बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के। जो लोग अपने जीवन के गैप्स को फिल करने के लिए रिलीजन करते हैं, वो सब चीजें, पर्पस, कम्युनिटी, कंफर्ट, ये सब बिना रिलीजन के भी आ सकती हैं। और आप अपना पर्पस किसी की मदद करने में, अपना पैशन फॉलो करने में, नॉलेज हासिल करने में आसानी से ढूंढ सकते हो। और कम्युनिटी, आपका दोस्त, आपके परिवार, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ बॉन्डिंग की फीलिंग कर सकते हो। और डेथ या ग्रीफ, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। किसी की याद में जीना सीखना ज्यादा आसान है किसी आफ्टर लाइफ का दिलासा दिलाने के बजाय। और हमें फिर से किसी आफ्टर लाइफ की बजाय इस हद तक एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मृत्यु, डेथ नेचुरल है। और डॉकिंस मानते हैं कि इंसान सच एक्सेप्ट करके भी सोलेस पा सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार खुद को झूठी तसल्ली देना, उल्टा सच हमें एक अलग लिबरेशन देता है, एक अलग शांति देता है। और अगर आपको पता है कि कोई ऊपर से आपको नहीं दिख रहा, तो आप खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेते हो। और यही जिम्मेदारी का एहसास हमें और कंपैशनेट और माइंडफुल बना सकता है, क्योंकि सब यही हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो लोग काल्पनिक कहानियों में चमत्कार ढूंढते हैं, उन्हें साइंस एक बार पढ़ना चाहिए। साइंस किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा इंसान बन जाता है, सिर्फ हमारे डीएनए के इंस्ट्रक्शंस की वजह से। या जो पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी फील्ड्स और पार्टिकल डांस चल रहा है, उसी की वजह से हमारी लाइफ चल रही है। अगर आप ट्रूली साइंस को समझ सकते हैं तो आपको रोज अचरज होगा, आप रोज वंडर करेंगे। फर्क इतना सा है कि ये असली वंडर है, काल्पनिक कहानियों के भरोसे नहीं है। कंक्लूजन में डॉकिंस कहते हैं कि अपने अंदर एक स्केप्टिक माइंड को पालो, इंडिपेंडेंट सोच रखो, आप रियलिटी को गले लगाओ, बहस करो, सवाल करो, जानो, खुद से जुड़ो। एथिज्म को वो एक तरह से आजादी की तरह प्रेजेंट करते हैं, जिसमें खुली सोच है, जिंदगी को समझने की कैपेबिलिटी आती है, प्राइड आती है। फाइनली डॉकिंस ये मानना चाहते हैं कि अगर रिलीजन का ये गैप हमारे दिलों में है, तो बस उस गैप को भरने के लिए नॉलेज, आर्ट, लव, क्यूरियोसिटी काफी है। भगवान के बिना भी हमारी जिंदगी में आश्चर्य और मीनिंग की कमी नहीं है, बस हमें अपना नजरिया बदलना होगा। और वो ये एक बहुत ही सुंदर लाइन बोलते हैं, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि बगीचे की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने के लिए ये मानना जरूरी नहीं कि उसमें परियां रहती हैं। फिर से क्लोजिंग में यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में और आप सोच रहे हैं कि भगवान है या नहीं, तो दोस्तों आपको ये खुद डिसाइड करना होगा। पर डॉकिंस कहते हैं कि सोच के देखो, शायद तुम उस डिल्यूजन से बाहर निकल
निकल जाओ। अल्टीमेटली चॉइस आपकी है, ब्लाइंड फेथ या ओपन आई वंडर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और किताब का डिटेल में एनालिसिस और डिकोड करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।